करने आई केंद्रीय टीम ने आज गया का दौरा किया, दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी। एम्स के निदेशक ने कहा 2-3 महीने के अंदर आ सकती है कोरोना वैक्सीन। और नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने आज गया का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने जिले के कंटेनमेंट जोन और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय टीम ने गया के जिलाधिकारी तथा उच्च स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारणों पर चर्चा की। टीम गया में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए मगध प्रमंडल के 5 जिलों के नोडल अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गई और वहां अस्पताल अधीक्षक तथा डॉक्टरों के साथ वहां चल रहे इलाज और संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। अस्पताल के अधीक्षक हरीश चंद्र हरि ने बताया कि केंद्रीय टीम ने अस्पताल प्रशासन को इलाज पर अधिक ध्यान देने और आने वाले दिनों में प्रकोप बढ़ने को देखते हुए सचेत रहने का निर्देश दिया। हर पेशेंट को देखना है, अच्छा से देखना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को ठीक कर दें। इससे पहले टीम ने कल पटना में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। टीम ने राजीव नगर बफर जोन के अलावा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनएमसीएच कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने की सलाह दी। टीम ने राज्य सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने के सुझाव भी दिए और कहा कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सही व्यवस्था से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पटना शहर में 25 केंद्रों और 5 चलंत वाहनों के जरिए कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 938 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 17,535 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 63.91% है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 349 नए मामले आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 9,732 है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 40,425 नए मामलों के सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,18,000 से अधिक हो गई है। इस बीच इस संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या 7,87,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का अनुपात 62.61% हो गया है। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आशा व्यक्त की है कि अगले 2-3 महीनों में कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गुलेरिया ने कहा कि टीके का मानवीय परीक्षण शुरू हो गया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। कि थेरेपेटिक बेनिफिट कितना है, उसमें हमने काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी, मान लो 1000 या 2-3 हजार लोगों को वैक्सीन दी और फिर उनमें से कुछ लोगों को एक्सपोजर भी हुआ। मान लो आप उनके घर में किसी को हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली। अल्टीमेटली बेनिफिट तो तभी पता चलेगा कि जब किसी को हमने वैक्सीन दिया और उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ, मतलब एक्सपोजर के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो फेज 3 में आएगा। पहले तो आप देखोगे सेफ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में ये देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं।
और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं, क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे। डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट होती रहती हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। लेते हैं अगली खबर। बिहार में अनेक प्रमुख नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बने रहने के कारण राज्य के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। इस बीच राज्य में 153 ग्राम पंचायतों की लगभग 3 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। 12,000 से अधिक आबादी को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि लगभग 3,000 लोग 7 राहत शिविरों में रह रहे हैं। देखिए, नदियों का जलस्तर कुछ हद तक स्थिर हो गया था और घटना शुरू हो गया था, लेकिन कल दोपहर से फिर से बारिश शुरू हो गई है जी। और अभी तो रुक रुक के वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व के इलाकों में जो सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, वहां पर तेज बारिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, वो इस बार बाढ़ से नहीं हुआ है। बाढ़ से जो जन क्षति होने का आंकड़ा 0 है, लेकिन जो ठनका यहाँ जिसे कहते हैं बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और पिछले 48 घंटों में तो 8 लोग अकेले इनकी जानें गई हैं। तो नुकसान हो रहा है। अभी जो फिलवक्त जो हालत है वो उसमें 3 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। और इन्हें मतलब उनमें से 3,000 के करीब लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काफी कुछ को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ जो सामुदायिक रसोई का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को पका हुआ भोजन उनकी जगह पे दिया जा सके। आपने दृश्य में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग नावों का सहारा लेकर के जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक जा रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल रास्ते कट गए हैं। मुजफ्फरपुर में जो बूढ़ी गंडक नदी है वो भी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से जो कई गांव के लोगों को ये करना पड़ रहा है। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे बेतिया, वाल्मीकि नगर के जंगलों, गंडक नदी और बाढ़ के पानी में बहकर पिछले कई दिनों से हिरणों के आने का सिलसिला जारी है। वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से अब तक 74 हिरणों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमवती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। पूर्वी चंपारण के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रभाकर झा ने बताया कि बरामद होने के बाद हिरणों को उदयपुर जंगल में सही सलामत छोड़ दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर भाग में विगत 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा की खबर है। भारी वर्षा के कारण विभिन्न जिलों में जल जमाव की भी स्थिति पैदा हो गई है। मधुबनी में 145 मिलीमीटर, सुपौल में 105 मिलीमीटर और दरभंगा में 99 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजधानी पटना में भी आज सुबह से भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग के अनुसार पटना में 60 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी जल जमाव हो गया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य बिहार और कई दूसरे क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की है। लोगों से इस दौरान खुले क्षेत्रों में न रहने की अपील की गई है। नेपाल सीमा से सटे किशनगंज के टेढ़ागाछ क्षेत्र में मवेशी को खोजने का प्रयास कर रहे एक युवक को नेपाल पुलिस द्वारा गोली मार दिए जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर है। घायल युवक को इलाज के लिए पूर्णिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक जितेंद्र के भाई ने बताया कि वो नेपाल सीमा से 200 मीटर की दूरी पर था, मगर नेपाली पुलिस के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर गोली चला दी। जी देखिए, मवेशी हमारा हरा गया था, वही खोजने के लिए गया था तो उससे उधर से नेपाल पुलिस ने गोली चला दी। किसको? हमारा भाई जितेंद्र कुमार सिंह। तो आपका मवेशी इंडिया में था कि नेपाल में था? इंडिया में था सर। तो फिर गोली क्यों चलाया? गोली ये क्यों चलाया ये मालूम नहीं है। अच्छा। कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट पैदा हुआ है, लेकिन पूर्णिया के एक ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके रोजगार की एक नई संभावना को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट। अंजनी चौधरी ने 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है, जिसका लाभ उन्हें दिखने लगा है। ये ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ अंतर्वर्ती खेती भी कर रहे हैं। अंजनी चौधरी की माने तो परंपरागत खेती से बाहर निकलकर हैदराबाद से पौधे लाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। किसान अंजनी चौधरी ने बताया कि बिहार के बाजार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की काफी मांग है, जहां 1 एकड़ से प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपया आमदनी हो जाती है। यह पहले साल कम फलता है, दूसरा साल ज्यादा, उसके बाद बढ़ते जाता है। इसका ग्रोथ ये फुल फॉर्म में आएगा आपको 5वां वर्ष, और 5वां वर्ष में इसका जो दिए हुए है जो इसका यील्ड अगर 100 रुपया केजी के दर से बिक जाए तो 15 लाख रुपया एकड़ बता रहा है। सेहत के ख्याल से बहुत ही फायदेमंद है। इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे डेंगू जैसे बीमारी में खून की कमी होने पर इससे ज़्यादा और इससे जल्दी कोई कवर नहीं करता है। किसान अंजनी चौधरी के युवा भतीजा शुभम की माने तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की चिंता छोड़ वे नए दौर की ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर रहे हैं, और अब उन्हें नौकरी नहीं होने का गम नहीं है, बल्कि अपनी जमीन अपनी माटी में रहकर खेती कर खुश हैं। साथ ही वे इलाके के युवा किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद सोचा कि नौकरी करने से अच्छा है कि कुछ अपने ही घर पे रह के आधुनिक खेती किया जाए। इस कारण मैंने अपने बड़े चाचा से सीख के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिसमें कि अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा मुनाफा है। तो मैं अपने साथ साथ कई युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि नौकरी में जाने से अच्छा है कि अपने घर पे रह के सब कुछ देखते हुए अच्छे से खेती किया जाए, तो अच्छा मुनाफा इसमें मिलता है। बहरहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो रहे फायदे का असर यह हुआ है कि कई किसान अब इस फसल को लगाने की सोच रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की अंतर्वर्ती खेती करने की ठानी है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम ने आज गया का दौरा किया, दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी। एम्स के निदेशक ने कहा 2-3 महीने के अंदर आ सकती है कोरोना वैक्सीन। और नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर।